गुड मॉर्निंग बच्चों। हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसमें हमने जाति के सिद्धांत पढ़ रहे थे कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें कई सिद्धांतों को हमने पढ़ा। परंपरागत सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत, ब्राह्मणवादी सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, ये सब हमने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था। अब ये तमाम सिद्धांत हमने पढ़े। कोई कुछ कहता है, कोई सिद्धांत कुछ कहता है, कोई सिद्धांत कुछ कहता है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इतनी सारी जातियाँ कैसे बनी, जातियों में आपस में मतभेद कैसे हुआ, छुआछूत की भावना कैसे हुई। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न कालों में जाति व्यवस्था। जाति की व्यवस्था विभिन्न कालों में किस प्रकार की रही है और ये जातियाँ कैसे उत्पन्न हुई हैं। देखिए, हमारे समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है, प्रबुद्ध प्रतिनिधि हैं, इन्होंने समाज से छुआछूत के कलंक को मिटाने का बहुत प्रयास किया और अनेक प्रकार के आंदोलन भी किए। इस संदर्भ में कुछ नेताओं के नाम जैसे कि महात्मा गांधी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, दक्षिण भारत में अय्यन काली थे, श्री नारायण गुरु, इमोती दास और पेरियार, तमाम इस तरह के लोग हुए हैं जिन्होंने जाति की कलंक को मिटाने का प्रयास किया। जाति में जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ और सब फैली हुई थी, उनको दूर करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के में एक मिला-जुला दृष्टिकोण सामने आया। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान में जाति व्यवस्था के उन्मूलन का समर्थन किया गया और लेकिन समाज में जाति असमानता को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं हो पाए। व्यवहार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन कुल मिलाकर इससे भी समाज में जाति असमानता को समाप्त नहीं किया जा सका। स्वतंत्र भारत में होने वाले औद्योगिकरण तथा नगरीकरण ने जाति भेदभाव को काफ़ी हद तक कम करने में योगदान दिया, लेकिन पूरी तरह से वो भी नहीं हो पाया। अब देखिए, विभिन्न कालों में जाति व्यवस्था। संसार परिवर्तनशील है। प्रत्येक सामाजिक संस्था अपने जन्म के पश्चात से किसी न किसी रूप में परिवर्तित अवश्य होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन हर जगह होता है। संस्था भी किसी न किसी रूप में परिवर्तित होती है। अन्य शब्दों में, समय और आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। यानी समय और आवश्यकता, ये दो चीज़ें हैं जो किसकी परिवर्तन की जननी है। यानी परिवर्तन समय के अनुसार और आवश्यकताओं के अनुसार होना स्वाभाविक है। वैदिक काल में जाति व्यवस्था। वैदिक काल में जाति व्यवस्था, इस युग में जाति व्यवस्था का प्रचलन न होकर वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हुआ। वर्ण व्यवस्था आप लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। ऋग्वेद के अनुसार वर्णों का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। यानी हम जाति व्यवस्था कोई ऊपर से बन के नहीं आई, ये कर्म के आधार पर यह निर्धारित किया जाता था कि कौन व्यक्ति किस योग्य है और वह किस वर्ण में को बिलोंग करेगा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसको वैसा ही वर्ण प्राप्त होता था। जन्म का वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर किसके आधार पर, आपके कार्य के ऊपर डिपेंड करता था कि आप कार्य किस तरह का कार्य कर सकते हैं, उसी वर्ण में आप को रहना होगा। समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का निर्धारण कर्मों के द्वारा ही होता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म बदलकर दूसरे वर्ण में प्रवेश कर सकता था। यानी अगर उसके कर्म उस वर्ण के अकॉर्डिंग नहीं है तो वह दूसरे में प्रवेश कर सकता था। अंतर्वर्णीय विवाह होते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय कन्याओं से विवाह कर सकते थे। एक वर्ण के सदस्य दूसरे वर्ण के सदस्यों के यहाँ भोजन भी कर सकते थे और छुआछूत की भावना अभी इतना उसका उदय नहीं हुआ था।
शूद्रों के साथ अधिक बुरा व्यवहार नहीं होता था, उनके द्वारा बनाया गया भोजन खाने योग्य माना जाता था। यानी वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति भी अच्छी थी, अंतर्वर्णीय विवाह भी होते थे, छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा उस समय विकसित नहीं थी, उसका उदय नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? इस काल में ऋग्वेद के पश्चात जो काल हुआ उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग में सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ऐसा माना जाता है कि वैदिक युग की वर्ण व्यवस्था ने उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। यानी जो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो व्यवस्था किसका रूप ले लिया? उसने जाति का रूप ले लिया। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को विशेष रूप से अधिकार प्रदान किए गए, यानी इनकी स्थिति सर्वोच्च थी, उच्च स्थिति थी। शूद्रों की दशा बहुत ज़्यादा शोचनीय हो गई थी। उच्च वर्ग उनके साथ कठोरता से व्यवहार करते थे। लुहार, बढ़ई, चर्मकार, रथ निर्माता, ये सब अनेक उपजातियां अस्तित्व में आ गई थीं। यानी तमाम तरह की जातियों का उस समय उदय हो चुका था। अंतरजातीय विवाह, पहले तो अंतर्वर्णीय विवाह होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अंतरजातीय विवाह को हेय दृष्टि से देखा जाता था, और यहाँ पर इनसे जो संतानें उत्पन्न होती थीं उन्हें भी हेय दृष्टि से देखा जाता था। प्राचीन काल में जाति व्यवस्था, सूत्र काल से हर्ष काल तक जाति व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए। अब जाति व्यवस्था दिन प्रतिदिन जटिल होती गई। पहले तो वर्ण व्यवस्था मुक्त थी, अब संकीर्ण हो गई। ब्राह्मणों की स्थिति में दिन प्रतिदिन दृढ़ता आई, तब उनमें ताकत आती गई। गुप्त काल तक ब्राह्मणवाद का बोलबाला हो गया। छुआछूत का प्रचलन भी बढ़ता चला गया। इस समय जाति व्यवस्था की जड़ें संपूर्ण हिंदू समाज में फैल गई। यानी वैदिक काल में कोई जाति व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी। उत्तरवादी काल में थोड़ा सा उसका उदय होना शुरू हुआ, और प्राचीन काल में ये पूरे रूप में फैल गई। मध्य युग में जाति व्यवस्था की स्थिति क्या थी? मध्यकाल में अनेक उपजातियों का जन्म हुआ। इस युग में मुसलमानों के आक्रमण भी हुए। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को जटिल बनाने का प्रयास किया। सीमाओं के आधार पर अनेक जातियों ने जन्म लिया। कान्यकुब्ज, तेलुगु, गौड़ आदि ब्राह्मणों की जातियाँ में उपजातियाँ बन गईं। समाज में ब्राह्मणों को पर्याप्त आदर मिल दिया जाने लगा। क्षत्रिय भी अपने को ब्राह्मणों के समकक्ष समझने लगे। कहा जाता है अल-बरूनी के अनुसार क्षत्रियों को ब्राह्मणों से अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं। यानी ये काफ़ी सुविधाएं इनको मिली हुई थी। सबसे ज़्यादा शोचनीय स्थिति किसी की थी तो वो थी शूद्रों की। शूद्रों में भी अनेक उपजातियों थी। इस काल में एक जाति का और उत्पन्न हुआ, उदय हुआ, वो थी कायस्थ। ये इनका काम था पढ़ने लिखने में, ये पढ़ने लिखने का कार्य करते थे। कायस्थों को भी आगे चलकर अनेक उपजातियाँ बन गईं। जातियाँ उपजातियों के कारण समाज में विघटन की, विभाजन की प्रवृत्ति होने लगी। इस युग में जाति व्यवस्था कठोर होने के साथ साथ ही अनेक सामाजिक अवगुणों से युक्त हो गई।